मॉर्निंग बच्चों, कैसा हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंगे एंड वेलकम टू सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, अगले वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 की शुरुआत की थी। राइट, हमें चैप्टर नंबर 15 का नाम है झांसी की रानी। राइट, तो झांसी की रानी कौन है? झांसी की रानी का नाम है महारानी लक्ष्मीबाई। राइट, वो अब इस दुनिया में है नहीं, पर वो इतना अच्छा काम कर गए हैं कि जो अभी भी हमारे दिल में कायम है। राइट, तो आज हम उसी की बहादुरी की कथा यहाँ सुनने वाले हैं। राइट, तो अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इसके शब्दार्थ एक्सप्लेन कर दिए थे, तो आपने उसे टेबल में लिख लिए होंगे। राइट, तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगी। राइट, तो भारतवर्ष त्याग और बलिदान की भूमि है। ये हमें पता है कि हमारे भारत में ऐसे कई वीर शहीद हो गए हैं जो हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे गए। राइट, कई लोगों ने इतने बड़े त्याग दिए कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की है। राइट, तो ये हमारा भारत है वो त्याग और बलिदान की भूमि है। भूमि मतलब કે અહીંયા આપણા ભારતમાં જોઈએ કે ઘણા બધા એવા વીર શહીદો થઈ ગયા છે। તો એમાં કોણ કોણ આવે? ભગતસિંહ, મંગલ પાંડે, પછી આ મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ। રાઈટ, એને પણ આપણા દેશને ભારતને અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી મુક્ત કરાવવામાં ઘણો બધો મોટો ફાળો આપેલો છે। રાઈટ, तो આપણો ભારત देश છે એ त्याग અને બલિદાનની ભૂમિ છે। यहाँ जितना त्याग पुरुषों ने किया उतना ही नारियों ने भी किया है। ऐसा नहीं है बच्चों कि यहाँ पे सिर्फ पुरुषों ने ही बलिदान दिए हैं, कई नारियां भी इसमें शामिल थी। नारियों का बलिदान भी कम नहीं था पुरुषों से। राइट, तो यहाँ पर नारियों ने भी बलिदान दिया है। कई सारा योगदान उसको भी देना पड़ा है। कौन कौन सा योगदान? मतलब कि वे अपने जो पुरुष होते हैं वे युद्ध भूमि में लड़ने जाते हैं, तो बाकी का पीछे का जो सारा काम होता है वो उसको संभालना पड़ता है, तो वो भी एक बलिदान से कम नहीं है। राइट, क्योंकि घर संभालना, बच्चों को संभालना, पर उस नारी को तो ये भी नहीं पता होता है कि उसका जो आदमी है वो युद्ध भूमि में लड़ने के लिए गया है, वो वापस आएगा कि नहीं आएगा। फिर भी वो हंसते हंसते सब समस्याओं का सामना कर देती थी। राइट, तो जितना बलिदान पुरुषों ने दिया है उतना ही नारियों ने भी दिया है। राइट, तो नारियों का बलिदान भी पुरुषों से कम नहीं आंकना चाहिए। ऐसी आदर्श महिलाओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अग्रगण्य है। अग्रगण्य मतलब कि मुख्य है। राइट, तो नारियों के ऐसे बलिदान में सबसे ऊपर जो नाम लिया जाता था तो वो था लक्ष्मीबाई का। राइट, लक्ष्मी तो बात का नाम था, मतलब कि उसकी जब शादी हो गई थी उसके बाद उसको लक्ष्मीबाई का नाम मिला था, पर पहले तो उसका नाम मन्नू था। राइट, तो लक्ष्मीबाई का दर्जा उसे उसकी शादी के बाद मिला था। राइट, तो उसमें जो बलिदान में रानी लक्ष्मीबाई थी वो सबसे अग्रगण्य थी, मतलब कि सबसे मुख्य थी। राइट, आपने वो पिक्चर देखा होगा मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, तो उसमें आपने देखा ही है कि जो वो कंगना थी वो किस प्रकार बलिदान दे देती है अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। राइट, तो यहाँ पर उसी झांसी की रानी के बारे में कहा गया है। 19 नवंबर 1835 ईस्वी सन को काशी में मोरोपंत की पत्नी भागीरथी बाई ने एक पुत्री को जन्म दिया। यहाँ पर डेट वाइज दिया गया है, मतलब कि यहाँ पर तारीख भी कही गई है, उसकी बर्थडे दी गई है 19 नवंबर और 1835 में ईस्वी सन में काशी मतलब कि वहाँ पर नाम दिया गया है काशी में मोरोपंत की पत्नी, मतलब कि उसके पिता का नाम था मोरोपंत और उसकी माता का नाम था भागीरथी बाई। राइट, तो भागीरथी बाई और मोरोपंत की एक पुत्री थी। राइट, तो उसका नाम क्या था? भागीरथी बाई ने पुत्री को जन्म दिया। किस दिन? 19 नवंबर 1835 में। पुत्री का नाम मणिकर्णिका रखा गया। पहले उसका नाम था मणिकर्णिका। राइट, उसका नाम पहले लक्ष्मीबाई नहीं हो गया था, पहले उसका नाम था मणिकर्णिका। राइट, तो उसकी पुत्री का नाम मणिकर्णिका रखा गया, जिसे प्यार से सब लोग मनु पुकारते थे। आप लोगों के भी प्यार से घर में कई सारे नाम होते हैं, किसी को लालू कहते हैं तो किसी को राजू कहते हैं। राइट, तो आप लोगों के भी दो नाम होते हैं। तो इस मणिकर्णिका को भी इतना पूरे नाम से नहीं कोई पुकारता था, सब लोग उसे प्यार से मनु कहते थे। मनु अभी 4 वर्ष की ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया।
बच्चों देखो, छोटी सी उम्र में उसके ऊपर कई सारी जवाबदारियों का बोझ आ गया था। 4 वर्ष की थी सिर्फ मनु, तभी उसकी माता का देहांत हो गया। देहांत हो जाना मतलब कि अवसान हो जाना, मृत्यु हो गई थी उसकी माँ की। मनु के पिता मोरोपंत जी मराठा पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। मतलब उसके पिताजी क्या करते थे? मनु के पिता मोरोपंत जी मराठा पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। मतलब कि वे उसके सेवा में थे, मतलब कि नौकरों जैसा काम होता था। दास थे उसके पिता, राइट। तो उसके पिता बाजीराव पेशवा की सेवा में रहते थे। घर में मनु की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। क्या हुआ? उसकी माता का तो देहांत हो गया, वो उसकी एकलौती पुत्री थी, राइट। तो उसके कोई भाई बहन भी नहीं थे। तो यहाँ पर मनु तो घर में अकेली रह जाती थी। तो उसके पिता ने क्या किया है, घर में मनु की देखभाल करना मतलब कि उसकी संभाल रखने वाला कोई नहीं था। तो एक बार उसके पिता ने क्या किया कि बाजीराव के दरबार में उसको साथ ही ले गए। छोटी सी मनु को उसके पिता मोरोपंत साथ ले जाते हैं बाजीराव के दरबार में। चंचल और सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया। वो चंचल तो थी, चंचल मतलब कि उसका मन चंचल था, कहीं एक जगह पर टिककर उसका मन नहीं रहता था। छोटे बच्चे हम देखते थे, कोई बच्चा होता है बिल्कुल चंचल होता है, एकदम नोटी होता है, तो कोई होता है बिल्कुल शांत होता है। तो ये मनु थी ना, वो शांत रहने वाले बच्चों में से नहीं थी, बिल्कुल ही चंचल स्वभाव की थी और दिखने में भी बहुत सुंदर थी। तो चंचल और सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया था। मोह लेना मतलब कि सबके मन को आकर्षित कर लिया था। वो दिखने में भी सुंदर थी और बहादुर भी थी, तो कोई भी उसकी बातों में आ ही जाता था। तो मनु ने सबका मन मोह लिया। एक बार ही बाजीराव के दरबार में गई तो एक बार में ही उसने सबके मोह लिए थे। लोग उन्हें प्यार से छबीली पुकारते थे, राइट। तो एक मनु का नाम हमें पता चला, लक्ष्मीबाई का पहला नाम था मणिकर्णिका। सब वो लोग उसको प्यार से मनु कहते थे। और एक दूसरा नाम भी यहाँ हमें जानने मिला कि उसका एक दूसरा नाम भी था छबीली, राइट। छबीली भी उसे कहकर पुकारते थे, उसको छबीली भी कहा जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो मनु कैसे एक लड़के के साथ तलवार की बाजी खेल रही है, राइट। तलवार से कैसे खेल रही है? तलवार को तो वैसा मानती थी कि जैसे उसके हाथ में लकड़ी हो, राइट। उसको तलवार से भी बिल्कुल भय नहीं लग रहा था। मनु बचपन से ही निडर थी, राइट। अब उसके अंदर कौन कौन से गुण थे वो यहाँ पर कहे गए हैं, राइट। बच्चे होते हैं तो उसमें गुण होते हैं, पर ये थोड़ी अलग प्रकार की लड़की थी। छोटी छोटी लड़की हम देखते हैं तो उसको सजने का शौक होता है, संवरने का शौक होता है और वो गुड्डे गुडियों का खेल ज्यादातर खेलते रहते हैं। पर ये मनु थी, वो गुड्डे गुडियों के खेल से उसको बिल्कुल लगाव नहीं था। तो वो कौन से खेल में माहिर थी? तो वो यहाँ पर कहा गया है घुड़सवारी करना, तीर तलवार और बंदूक चलाना तथा किले आदि बनाना उसके लोकप्रिय खेल थे। मतलब के इना बहुत पसंदीदा खेल कया હતા कि एक तो घोड़ेसवारी करवी, राइट। एक तो घोड़ेसवारी करवी એને બહુ જ ગમતી હતી। પછી તીર ચલાવવું, રાइट। તમે ऐतिहासिक सीरियलो બધી આવતી હોય છે કે મહારાણા પ્રતાપ, પછી આ જોધા અકબર, આ બધી सीरियलમાં તમે જોયું હશે કે એમાં तीर चलावવું, પછી तलवार चलावी એ બધું શીખવાડવામાં હતું, राइट। तो तीर चलाना, तलवार चलाना और बंदूक चलाना तथा किले आदि बनाना, किले बनाना मतलब कि उसको इतने शौक थे, ये इन सभी खेलों में माहिर थी, राइट। किले आदि बनाना उसके प्रिय खेल थे। उसके प्रिय खेलों के बारे में कहा गया है घुड़सवारी करना, तीर चलाना, बंदूक चलाना, ये सभी उसके प्रिय खेल थे और उसमें ये बहुत ही माहिर थी। उसने वीरों की कथाएं सुनकर यह निश्चय कर लिया था कि वीरता का कोई बड़ा काम करूंगी। वो छोटी थी ना, तो ऐसे कोई परियों की कहानी नहीं सुनती थी। उसकी माँ ने वो 4 साल की आयु में जब छोटी थी तभी उसे छोड़कर चली गई थी, पर जब छोटी आयु में उसने वीरता के ऐसे किस्से सुने तभी उसने ठान लिया था कि मैं बड़ी होकर कोई वीरता का बड़ा सा काम करूंगी जिससे कि लोग मुझे याद रखें, राइट। तो वो एक तो बहादुर ही थी और बड़ा होकर उसे भी कोई वीर काम करना ही था। एक दिन मनु कहने लगी मैं तो हाथी की सवारी करूंगी। देखो यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो, बाप बेटी दोनों बातें कर रहे हैं। मनु ऐसा हाथ दिखाकर कह रही है, आप चित्र में पीछे देख ही रहे हो कि मनु कह रही, बात कर रही कि मैं तो हाथी की सवारी करूंगी। हाथियों पर बैठने का पहले
अधिकार सिर्फ राजा महाराजाओं का ही था, राइट। हम जैसे सामान्य लोग हाथियों की सवारी नहीं कर पाते थे। और मनु और उसके पिता तो बिल्कुल सामान्य इंसान थे, राइट। तो मनु भी एक दिन अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मैं भी हाथी की सवारी करूंगी। तो पिता ने उसे समझाया, बेटी तेरे भाग्य में हाथी कहाँ। तो उसके पिताजी उसको कहते हैं कि बेटी तेरे भाग्य में हाथी का, हम लोग तो सामान्य इंसान है, हम कैसे हाथी पर बैठ सकते। हाथी पर बैठने का शौक तो सिर्फ राजा महाराजा का ही होता है, राइट। तो यहाँ पर हाथी में देख ही रहे हो, एक आगे हाथी चलाने वाला है और पीछे महाराजा की बेटी बैठी हुई है, राइट। तो उसको देखकर बेचारी छोटी सी मनु को भी ऐसा शौक लगा कि मुझे भी हाथी पर बैठना है, मुझे भी हाथी की सवारी करना है। घुड़सवारी तो उसे आती ही थी, पर एक दिन तो उसे हाथी पर बैठने का शौक हुआ। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटी हमारे भाग्य में हाथी नहीं है। तब मनु नाराज होकर कहने लगी मेरे भाग्य में एक नहीं 10 हाथी है। मनु जब नाराज हो गई ना तो गुस्से से बोल देते हैं, पिताजी से कह देते हैं, पिता ने कह दिया था कि हमारे भाग्य में हाथी नहीं है। तो मनु बोलती है कि मेरे भाग्य में एक नहीं, मेरे भाग्य में 10-10 हाथी है। आप देख लेना मेरे भाग्य में 10-10 हाथी होंगे। तो बच्चों जब मनु ने तो ऐसे ही कह दिया था, फिर बड़ी होती है तो सच्ची में उसके पास 10-10 हाथी आते हैं, राइट। पूरे राज्य की महारानी जब बनती है, राइट। तो आगे क्या आता है, बड़ी होकर मनु की बात सच निकली। हाँ, और उसके पिता ने तो कह दिया कि हमारे भाग्य में हाथी नहीं है, तो उसने कह दिया था कि मैं बड़ी होकर 10-10 हाथी रखूंगी। तो ये बात सच निकलती है बच्चों। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। झांसी के जो महाराजा थे गंगाधर राव, उसके साथ उसका विवाह हुआ। ये जो मनु थी वो बिल्कुल छोटी थी और ये जो गंगाधर राव थे ना बहुत ही बड़े थे। उन दोनों में बहुत ही तफावत था आयु का, और उसकी शादी हो जाती है। पहले के समय में तो ऐसा ही होता था, बच्ची छोटी होती है फिर भी उसका विवाह तय किया जाता है, राइट। तो छोटी सी आयु में उसकी शादियां भी हो जाती थी। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ। विवाह के बाद वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई, राइट। आप लोगों ने पिक्चर में देखा ही है कि छोटी सी आयु में जो मणिकर्णिका थी उसकी शादी हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। विवाह के बाद वो झांसी की महारानी कहलाई, क्योंकि उसका विवाह महाराजा से हुआ था, राइट। तो महाराजा से होने के कारण वे भी महारानी कहलाई। वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई। उसको महारानी लक्ष्मीबाई का नाम दिया गया, राइट। पहले मणिकर्णिका थी, फिर वो लक्ष्मीबाई कहलाई। रानी बनकर लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को उच्च प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया। उच्च प्रशिक्षण मतलब कि उच्च प्रकार का प्रशिक्षण, उच्च प्रकार की तालीम दी। अपनी जो सभी सहेलियों और सभी नारी की जो सेना थी सभी को उच्च प्रशिक्षण दिया, क्योंकि पहले तो मनु के पास भी कोई ऐसा संसाधन थे नहीं तो वे सभी को सिखाए, पर अब तो उसके पास सभी प्रकार के प्रबंध थे। तो उसने अपनी सेना को उच्च प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया। प्रबंध करना मतलब कि आयोजन करना। उन्होंने किले के अंदर ही व्यायामशाला बनवाई। किले के अंदर ही व्यायामशाला बनवाई। अभी हम लोग क्या करते हैं, व्यायाम करने के लिए जिम जाते हैं, राइट। तो पहले के समय में भी ऐसे जिम थे, पर थोड़े पुराने टाइप के थे। तो उसने क्या किया कि किले के अंदर ही एक व्यायामशाला का निर्माण किया। सभी लोग उसी में व्यायाम करने आते थे। शस्त्रादि चलाने तथा घुड़सवारी के आवश्यक प्रबंध किए। उसने अंदर कौन कौन सा प्रबंध करवाए, शस्त्रों को चलाने के और भी प्रबंध उसने अपने किले में ही करवाए कि सभी औरतें उसमें जाकर सीख सके और अपने खुद का रक्षण किस प्रकार करना चाहिए वो सीख सके। उन्होंने स्त्रियों की भी एक सेना बनाई। वे खुद तो बहादुर थी, राइट। तो वो एक अकेली ही काफी थी, किसी भी सेना का अकेले उसको हैंडल कर सके, राइट। तो वो खुद सेना की नायक बनी और उसने अपने नीचे कई सारी औरतों को तैयार किया और एक स्त्री की बड़ी सी सेना बनाई। यहाँ पर पेज नंबर 97 में हमें दिखाई दे रहा है कि औरतें भी युद्ध में जाकर अंग्रेजों से लड़ रही है। सन 1857 में भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने का युद्ध शुरू हो गया। यहाँ पर 1857 में भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने का बड़ा सा युद्ध चल रहा था, राइट। तो ये युद्ध तो शुरू हो ही गया था। लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी से
से झांसी का किला और राज्य बचा लिया। उसने बुद्धिमानी का प्रयोग किया था। आप लोगों को ये बहुत ही डीप में जानना हो ना बच्चों, तो मैं आपको एक मूवी का नाम सजेस्ट करूंगी। आप लोग वो मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी है, वो मूवी आप देखना। उसमें कैसे बच्चों ये जो कंगना रनौत है वो अपना किला बचाती है, अपनी झांसी को बचाने के लिए वो क्या क्या करती है। गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, फिर अकेले उसका कोई बेटा भी नहीं था, राइट। तो उसका कोई वारसदार चाहिए होता है, तो कैसे मनु उस समस्या का समाधान करती है और कैसे अंग्रेजों से लड़ने जाती है और किस प्रकार वो गादी पर बैठती है। बहुत ही देखने लायक सीन था, राइट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही आता है कि लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी, वीर तो थी ही वो, पर बहुत ही बुद्धिमान भी थी। बुद्धिमानी से झांसी का किला और राज्य बचा लिया था। युद्ध के मैदान में घोड़े पर सवार, दोनों हाथों में नंगी तलवार लिए, पीठ पर पुत्र को बांधे रानी रणचंडी का रूप धारण कर लेती थी और शत्रु दल का संहार कर लेती थी। बच्चों यहाँ पर युद्ध में वो अकेली नहीं गई थी। आप लोग इस चित्र में देख ही रहे हो कि उसने अपने पीठ के पीछे अपने पुत्र को भी बांधा हुआ है, राइट। तो उसने अपने पुत्र को भी एक छोटा सा उसने एक बच्चा गोद लिया हुआ था, राइट। उसका खुद का बच्चा नहीं है ये, राइट। तो अपने उस बच्चे को भी वो पीठ के पीछे बिठाए हुए रखी थी, राइट। वो उसको किले में भी नहीं छोड़कर आ सकती थी और कहीं किसी और के भरोसे भी नहीं रख सकती थी। तो अपने बच्चे को भी उस युद्ध क्षेत्र में ले गई थी, उसकी भी रक्षा कर रही थी और सामने अंग्रेजों से लड़ भी रही थी। तो सच्ची में ये बहादुरी हुई ना कि उसके बेटे को भी उसने आज नहीं आने दी। पीठ पर पुत्र को बांधे रानी रणचंडिका, रणचंडी मतलब कि रण में वो चंडी का रूप धारण कर लेती है। कोई भी सामने आ जाए तो उसको कोई भी भय नहीं था, किसी के सामने भी खुली तलवार लेके किसी के भी सामने वो लड़ जाती थी और शत्रु दल का संहार करती थी। शत्रु दल मतलब कि शत्रुओं का बड़ा सा दल, कोई कितना भी बड़ा ग्रुप क्यों ना आ जाए फिर भी वो लड़ लेती थी, शत्रुओं का संहार कर लेती। संहार करना मतलब कि उसको मार गिराती थी। झांसी की सेना अंग्रेजों की तुलना में छोटी थी। उसके पास सेना तो थी बच्चों, औरतों की सेना उसने बनाई थी पर बहुत ही छोटी थी, अंग्रेजों की सेना से बहुत ही छोटी थी। पर कहा गया है ना कि सेना भले ना छोटी हो पर उसमें जो हम सैनिक बनाते हैं वो बहुत ही बहादुर बनाने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर सभी लोगों ने सभी औरतों को किसने तैयार किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने तैयार किया था, राइट। तो सभी उसके जैसे ही बहादुर बने। तो छोटी थी सेना वो तो फिर भी जीत जाते हैं। फिर भी उन्होंने कई बार अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। दांत खट्टे करना एक मुहावरा है। दांत खट्टे करने का मतलब होता है कि सामने वाले को पराजित करना, हराना, राइट। उसकी छोटी सेना थी पर फिर भी उसका व्यू इतना बड़ा होता है, उसने जो व्यू बनाया हुआ था वो इतना जबरदस्त बनाया हुआ होता है कि कोई भी अंग्रेज उसके सामने हार जाते थे, राइट। सभी अंग्रेजों के दांत उसने खट्टे कर दिए, मतलब कि सभी अंग्रेजों को हरा दिया। हारने के बाद अंग्रेज नई चालें चलकर बड़ी सेना और तोपें लेकर झांसी पर हमला कर देते थे। हारने के बाद भी अंग्रेज तो ऐसे बहुत ही बुरे थे। हारने के बाद भी वो झांसी के ऊपर कई सारी तोपें जला देते थे और उसकी इमारत को नुकसान पहुंचा देते थे और उसके कई सैनिकों को भी मार गिराते थे। फिर भी नई चाल चलकर बड़ी बड़ी सेना लेकर कभी भी हमला बोल देते थे। रानी मुट्ठी भर सेना के साथ वीरतापूर्वक लड़ी, परंतु अंत में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। मुट्ठी भर सेना मतलब कि छोटी सी सेना, उसके पास छोटी सी सेना थी, फिर भी वो कभी हार नहीं मानी थी, राइट। हार जो व्यक्ति मान जाता है अपने मन से वो बिना लड़े हार जाता है बच्चों। तो हमें अपने मन से कभी हारना नहीं चाहिए, हमें हिम्मत रखनी चाहिए। भले ना हमें अकेले ही क्यों ना बचा हमारी सेना में, फिर भी हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम सामने वाले को हरा ही देंगे, राइट। तो हमारे मन में उम्मीद होगी तभी तो हम हरा पाएंगे। तो ये रानी के मन में भी उम्मीद कभी नहीं बुझी थी। फिर भी वो लड़ती ही रही और एक दिन वीरगति को पा गई, मतलब वीरगति को प्राप्त हुई, मतलब कि वो शहीद हो गई, राइट। इसके लिए हम ऐसा शब्द नहीं प्रयोग कर सकते कि वो मर गई, हम ऐसा कहेंगे कि वो उसने वीरगति को पा लिया, मतलब कि वो शहीद हो गई, राइट। अंग्रेजों के सामने हमारे देश को बचाते बचाते एक दिन वो युद्ध भूमि में ही उसने वीरगति को पा लिया। इस तरह महारानी
महारानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता के कारण सदा के लिए इतिहास में अमर हो गई। अमर हो गई मतलब कि वो मर गई, वो शहीद हो गई, फिर भी हमारे दिलों में जिंदा है, राइट। अभी भी हम उसको बहुत सम्मान के साथ देखते हैं, राइट। तो महारानी लक्ष्मीबाई अपनी वीरता के कारण सभी के दिल में ऐसे वीर हो गई है और सभी के दिल में वो अमर है। स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश झांसी की रानी के कर कमलों से हुआ था और इस पवित्र यज्ञ में प्रथम आहुति भी उन्होंने ही दी थी। मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम मतलब कि जो मूवमेंट हो रही थी, राइट, हमारे देश को आजाद करने की, उसका श्री गणेश झांसीना रानीना हाथे જ થયા હતા। કરકમલ मतलब કે પવિત્ર હાથ, ઝાંસીની રાણીના હાથ કેવા માનવામાં આવતા? પવિત્ર, રાઈટ। એને કોઈ પણ એવું ખોટું કામ નહોતું કર્યું, રાઈટ। તો એના શ્રી ગણેશ પણ ઝાંસીની રાણીના હાથે જ કરવામાં આવેલા હતા। અને और इस पवित्र यज्ञ में प्रथम आहुति भी उन्होंने ही दी थी। वो प्रथम शहीद कहलाई थी बच्चों। उन्होंने ही उसकी शुरुआत की थी, सभी को आजाद कराने की, स्वतंत्रता संग्राम की, और प्रथम आहुति भी खुद बन गई। आहुति मतलब कि बलिदान, प्रथम बलिदान भी उसी का हुआ, राइट। मतलब कि वो ही प्रथम शहीद हुई थी। भारतीयों के लिए उनका आदर्श जीवन अनुकरणीय है। मतलब कि भारतीयों के लिए, हम सब भारतवासी हैं, राइट। तो उसका जीवन हमारे लिए बहुत ही बड़ी मिसाल है। हम सभी लोग उसका अनुकरण कर सकते हैं। हमें तो किसी के साथ युद्ध नहीं करने जाना है, पर जिसका सामना हम लोग कर नहीं सकते उसको हमें सोचना चाहिए कि झांसी की रानी के सामने भी वो तो महारानी थी, फिर भी उसके सामने कई सारी समस्याएं आई थी, तो हम लोग तो महारानी है नहीं, राइट। तो हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं आ सकती है, पर हमें बहादुरी पूर्वक उसका सामना करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर चैप्टर का समाप्त होता है। आपको आज का वीडियो लेक्चर में होमवर्क मिल जाएगा, राइट। आपको ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर जो दिए गए हैं वो आपको अपनी पीडीएफ में से देख कर कंप्लीट करने होंगे, राइट। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इसका अभ्यास के साथ, राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय।